अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहसो तरका की नई पॉडकास्ट के साथ मैं हूं मौज अहमद गिलानी और मेरे साथ हैं जिले हुसैन साहब। तो चलते हैं जिले हुसैन साहब की तरफ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू यू जिल साहब। अस्सलाम वालेकुम मुआज़ और तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। और आज की हमारी पॉडकास्ट में जिन टॉपिक्स का हम तस्करा करेंगे उसके अंदर हम मुआज़ की बैंकिंग की जो सलाहियतें हैं उनका फ़ायदा उठाएंगे और मुआज़ से पूछेंगे कि रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट के बारे में हमें बताएं। और आज से हम आपको ये बताते चलें कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ किसी ऐसे टॉपिक से करेंगे जिसका फ़ायदा पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को या लोगों को होगा। उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, सिर्फ बहस तकरार नहीं होगी। लेकिन स्टार्ट में हम एक टॉपिक जरूर ऐसा रखेंगे जिसके ऊपर हम आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो कि आपके लिए कोई किसी बेनिफिट का सबब बन सके। इसके अलावा हम इमरान खान साहब की जो इंटरव्यू हुआ था HBO के साथ उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया में जो रिलीजियस फिगर्स होते हैं उनके स्कैंडल्स बहुत ज्यादा सामने क्यों आते हैं। तो माज सबसे पहले आगाज करते हैं सर और बात करते हैं रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएंगे है क्या? ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। बात को हम इस लेवल पे लेके चलेंगे ताकि हमारे जो सामीन है या नाजरीन है वो बोर ना हो जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ओवर द इंटरनेट और स्टेट बैंक की वेबसाइट्स पे रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हैं। इसके बेसिक कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि तमाम ओवरसीज भाई जो मेरे देख रहे हैं, मुझे जो सुन रहे हैं हमें, ठीक है, उनको पता लग सके कि इसके इधर बेनिफिट्स हैं क्या और इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं या इसके जो फर्दर नुकसान वगैरह क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि रोशन डिजिटल अकाउंट एक गवर्नमेंट का एक बेहतरीन किस्म का इनिशिएटिव है जो टोटली डिजिटल बेस है। यानी कि आप बाहर से ही बैठ के ऑनलाइन जाके आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे लुक लाइक बहुत सारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या इंटरनेशनल लोग पाकिस्तान आते हैं तो वो कहते हैं कि यार आपका जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर्स है वो बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत सारा सिग्नेचर्स हैं, बहुत सारे यानी प्रैक्टिकल काम है। तो ये सारी उन लोगों के लिए है कि ये टोटली डिजिटल है। पाकिस्तान में जब इसको स्टार्ट किया तकरीबन कुछ 6 माह पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको इनिशिएट किया, स्टेट बैंक ने ये लॉन्च किया तो 6 बैंकों को ऑफिशियली अलाउड किया था। मैं उनके नाम बोल देता हूँ जिसके अंदर नंबर 1 पे MCB, UBL, अल्फला बैंक, मिजान बैंक और एक और अलाइड बैंक शामिल था। ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने तकरीबन दायरा कार बढ़ा के उसमें अल्फला बैंक को शामिल कर दिया है, अभी मेट्रो को शामिल कर दिया। ठीक है, ये तो बात हो गई कि ये किन किन बैंक्स में शामिल है। अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि इसका फायदा किसको है, नुकसान किसको है, या ये यूज किस तरह किया जा सकता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि मेरे बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं यानी नाजरीन जो है वो पाकिस्तानी जब पाकिस्तान आते थे तो अपने साथ कुछ ना कुछ अपनी सेविंग्स लेके आते होते थे कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ तो कोई प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, मैं कोई इन्वेस्टमेंट्स कर लूंगा, मैं कोई बिजनेस कर लूंगा। ठीक है, वो बेचारे पाकिस्तानी अकाउंट्स में या अपने भाई के अकाउंट में कोई पैसे ट्रांसफर कर देता था होम रेमिटेंसेस की सूरत में या बिजनेस ट्रांजेक्शन की सूरत में भी पाकिस्तान तो पैसे आ जाते होते थे। ठीक है, अब मिस्टर ए कोई भी ABCD, जैसे आप जिल भाई जैसे पाकिस्तान आते हैं, आप कहते हैं मौज मेरा 3 माह का विजिट है पाकिस्तान में और ये मैं 1 लाख यूरो थे मेरी सेविंग थी, या मुझे कोई DHA में एक प्लॉट दिलवा दें। ठीक है, पैसे तो पाकिस्तान आ जाते थे। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आती थी? प्रॉब्लम वहां आती थी आपका 2 माह का स्टे हुआ, 3 माह का स्टे हुआ, उसमें कोई कोविड आ गया, उसमें कोई और प्रॉब्लम आ गई, आपकी फैमिली में कोई मसला आ गया या मुल्क में कोई मसला आ गया, आप 3 माह में या 4 माह में आपकी वापसी का वक्त करीब आ गया और आप प्लॉट नहीं खरीद सके, आप कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सके, या इधर आपको बाहर ही पैसों की दोबारा जरूरत पड़ गई। आप कहते थे कि यार यही जो मेरे पैसे मैं पाकिस्तान लाया था अपनी जायज कमाई जिसे कह सकते हैं या अपनी हलाल इनकम कह लें या सारी मतलब जो हमारी सेविंग थी वो पाकिस्तान हम लाए थे। ठीक है, तो वो वापस मुझे ले जाने थी। तो वहां क्या होता था, वहां स्टेट बैंक आ जाता था, वो कहता था कि नहीं भाई पाकिस्तान तो आप पैसे वापस ले आए हैं, पाकिस्तान से वापस नहीं ले जा सकते जी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी हेक्टिक हो जाती थी बीइंग अ बैंकर। मुझे पिछले 12 सालों में हर मंथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें पता है कि बैंक को पता है, स्टेट बैंक को भी पता है कि यार एक बंदे की जायज इनकम है और ये अभी आई थी 15 दिन पहले ये ट्रांजैक्शन पाकिस्तान रूट होके आई थी और ये वापस नहीं जा रही। ठीक है,
तो ये सबसे पहले तो ये उन दोस्तों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जनाब आप पाकिस्तान अपने पैसे मूव मत करें, बाहर बैठ के एक रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा लें, ठीक है। वो आपके ही नाम का होगा और वहां से आप उसमें पैसे डिपॉजिट करें, ठीक है। वो सेम लाइक वर्क करता है जैसे एक नॉर्मल पाकिस्तानी पीकेआर अकाउंट है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ ठीक है। पाकिस्तान इसको 3 मेजर करेंसीज में खोल रही है। अगर हम बात इसमें एडिट करके हल्का सा ऐड कर दें तो यानी वो एफसीवाई में डॉलर, पाउंड और यूरो, ये तीनों करेंसीज में पाकिस्तान में आप रोशन डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। उसके साथ गवर्नमेंट आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे पीकेआर अकाउंट्स भी दे देती है ताकि आप उसको यूज कर सकें, ठीक है। नंबर 1 तो ये। नंबर 2, इसके जो बेनिफिट्स, बहुत अच्छे बेनिफिट्स वो ये हैं कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी होता क्या था कि बेचारा एक पाकिस्तानी बाहर से आता था, वो अपना एक पाउंड अकाउंट खुलवाता था और वो चला जाता था। वो क्या होता था, 2 साल पैसे पड़े रहते थे, उसको कोई बेनिफिट नहीं होता था, उसको पता ही नहीं होता था, क्योंकि स्टेट बैंक की जो पॉलिसीज हैं उसमें फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की कोई इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल नहीं थी, कोई एसएमएस अलर्ट्स अवेलेबल नहीं थे, तो एक बहुत ज्यादा बैकवर्ड चीज थी। इसमें वो सारी चीजें अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि ठीक है जी, आप पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट खोलें, हम आपको 7-8% तक इसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी भी देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसका एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, ठीक है। और नंबर 3 जो इसकी सबसे मेजर बात यह है कि लाइक आपने जितने भी पैसे इसमें डिपॉजिट किए हैं वो आप किसी भी वक्त विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर कोई पूछ किछ नहीं है कि यार आपने $10,000 इसमें डाले थे, आप 10,000 वापस क्यों निकलवा रहे हैं, ठीक है। आप यानी इसको एट अ टाइम लोकल करेंसी अकाउंट और एक फॉरेन करेंसी अकाउंट और प्लस एक इंटरनेशनल अकाउंट, यानी ये तीनों पर्पसेस के लिए आप एट अ टाइम इसको यूज कर सकते हैं। सबसे मेजर जो इसके फायदे थे। तो यहां तक तो बात आ गई फायदे की। अगर आपका कोई पहला क्वेश्चन है तो उसके वाले से मैं नुकसानात बताइए पहले, फिर आपसे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, देखिए इसमें नुकसानात ये हैं कि हमारे यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी जो बुरी लगती हैं वो चीजें कि हम कभी भी कंप्लीट चीज नहीं शेयर करते हैं। हमें इतनी जल्दियां होती हैं, हम रातों रात जो है ना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। और हम उसके फायदे नुकसानात बताते जाते, फायदे बताते जाते हैं, नुकसानात नहीं बताते। और हम उसमें सबसे मजे की बात यह है कि हम उसके मसाइल नहीं बताते जो प्रॉब्लम्स हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो ये आ रही हैं कि जब आप बाहर से इसमें पैसे ट्रांसफर कर रही हैं, ठीक है, तो हर ओवरसीज को एक अमाउंट चार्ज हो रही है, ठीक है। लाइक अगर आप $1,000 अपने किसी भी यूके के अकाउंट से या कैनेडियन अकाउंट से इसमें ट्रांसफर करते हैं तो वो एक चार्जेस आपको कोई 25, 30, $50 पर ट्रांजेक्शन एक चार्जेस पड़ जाती है, ठीक है। जो आई थिंक बीइंग अ गवर्नमेंट आपको डिफरेंट सारे ममालिक में आप नहीं कर सकते, बट कम से कम जैसे आप यूएस में डील कर रहे हैं, कनाडा में डील कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में डील कर रहे हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज में डील कर रहे हैं, वहां आप उसको डिफरेंट बैंक्स के साथ निगोशिएट करके वो चार्जेस को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेजर प्रॉब्लम हमें जो सबसे आ रही है वो ये है कि एक कस्टमर कहता है कि यार मैंने अकाउंट खोला है, मुझे इसमें 3 ट्रांजेक्शन मैंने किए, अभी तो मैंने इस्तेमाल भी नहीं किए पैसे, तो मुझे तो 200 पाउंड पड़ गए इसके ऊपर चार्जेस। तो ये एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है, जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑन स्पॉट इसके ऊपर काम करना चाहिए। नंबर 2 बात यह है कि इसका अभी तक कोई, जैसे आप कोई भी नॉर्मल अकाउंट ओपन करते हैं तो वो 6 माह बाद डॉर्मेंसी में चला जाता है, ठीक है। अभी तक स्टेट ऑफ बैंक ने इसके ऊपर कोई डॉर्मेंसी की शक नहीं लगाई कि ये क्या। देखिए जिंदगी मौत हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान में रहने वाले के साथ भी है, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले के साथ भी जिंदगी मौत है। और एक अकाउंट जो एक्टिव ही है वो मरने के बाद भी उस इंसान के एक्टिव ही जा रहा है, 6 माह बाद, साल बाद भी वो एक्टिव ही है। तो उसके अंदर जो सबसे बीइंग अ बैंकर मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम आ सकती है, वो ये आ सकती है कि उसमें हैकर्स उसको हैक करके उसको फंड्स को यूज कर सकते हैं। यानी ये एक सेफ्टी फीचर होता है कि यार 6 माह बाद आपने इस्तेमाल नहीं किया किसी वजह से, तो वो एक डॉर्मेंसी में चला गया, ठीक है। ये एक इसका बड़ा जो मेजर ड्रॉबैक अभी तक बीइंग अ बैंकर हम यानी स्टेट बैंक को कह रहे हैं। सही। अच्छा, एक मुझे ये बताएं कि इसमें कोई लिमिटेशन तो नहीं है कि किसी मुल्क में ये आप ओपन कर सकते हैं या किसी मुल्क के शहरी या ड्यूअल सिटीजन होते हुए आप ओपन नहीं कर सकते? उसमें क्या एक कोई लिमिटेशन है इसके अंदर? नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है इसके अंदर। आप मेजर 3 बड़ी जो करेंसीज हैं, यूरो, पाउंड और डॉलर, ठीक है, इसमें आपके अकाउंट ओपन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मौज मैं सिर्फ डॉलर अकाउंट खोलना चाहता हूँ, ठीक है, या पाउंड अकाउंट खोलना चाहता हूँ, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे एक पीकेआर अकाउंट एज अ सब अकाउंट के तौर पे दे रही है, ठीक है। लाइक आपने यूएसडी में 10,000 या $1 लाख प्लेज किए,
आप पाकिस्तान आए, आपको थोड़ी सी अमाउंट चाहिए, आपने पीकेआर में इनकैशमेंट करनी है, एज ए एटीएम यूज करना है, आप अपने यूएसडी अकाउंट से पीकेआर अकाउंट में 1000 ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन 1 मिनट ऑनलाइन ही, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं पाकिस्तान में बहुत सारी मेरी पेमेंट्स हैं, जैसे बहुत सारे हमारे दोस्त और बाब हैं जो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, लेकिन उनकी जो फैमिलीज है वो इतनी इस काबिल नहीं है कि वो जाके बिलिंग करवा सकें, ग्रोसरी की पेमेंट्स कर सकें, ऑनलाइन डिफरेंट और चीजें बिलिंग पेमेंट्स होती हैं या डिफरेंट रेंट पे करने होते हैं, ये कर सकें। तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, आप इसमें डायरेक्ट ही पीकेआर अकाउंट ओपन कर लें, ठीक है। आप जो बाहर से यानी यूएसडी भेजेंगे वो हमारे पास पीकेआर होकर कन्वर्जन में आ जाएंगे। आप उसको नॉर्मल पाकिस्तानी अकाउंट की तरह डील करें, टॉप अप्स करें, बिलिंग पेमेंट करें, टैक्स जमा कराएं, ईच एंड एवरीथिंग आप इससे यूज करें, जो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, एक मुझे ये बताओ, इसका प्रोसेस क्या है? अगर फर्ज करो मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैंने रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट खुलवाना है, मैं हबीब मेट्रो की वेबसाइट पे गया और मैं वहां पे जाके ओपन कर लूंगा। अब मैंने अपने कैनेडियन बैंक से उस अकाउंट में पैसे डालने हैं, तो उसका क्या तरीका कार होगा? आपको एक आईबीएन नंबर जनरेट हो जाएगा एज इट इज, ठीक है, जैसे नॉर्मल आपके होते हैं, ठीक है। उस यानी वो अकाउंट को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ही काउंट होगी, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप उसको यानी अपने जो आपका कैनेडियन बैंक है कोई भी एबीसीडी, उसमें एज अ बेनिफिशियरी इंटरनेशनल अकाउंट में ट्रेड करें। जो मैंने ऑलरेडी बात बताई ना कि इसमें सिर्फ प्रॉब्लम हमें छोटी सी ये आ रही है कि जैसे आप अपने कैनेडियन बैंक से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे, तो आपका जो कैनेडियन बैंक है ना वो इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर के जो चार्जेस आप पे लगाएगा वो आपको इस अकाउंट पे भी पड़ जाएंगे, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को यानी ये होते हैं नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट्स कहलाती हैं बेसिकली, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट जिन बैंक्स के साथ डील कर रहे हैं उनको ये बात बताई जाए कि भाई ये हमारे जो कस्टमर्स हैं इनको वेव ऑफ दें या मिनिमम चार्जेस की तरफ लेके आए। हाँ, चार्जेस को मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह आपने बताया 3 ट्रांजैक्शन पे 200 पाउंड, तो वो बहुत ज्यादा है। चार्जेस मेरा नहीं ख्याल खत्म किए जा सकते हैं, जितना मैं थोड़ा बहुत इंटरनेशनल बैंकिंग को जानता हूं, लेकिन डेफिनेटली इनको मिनिमाइज करने की कोशिश की जा सकती है। थैंक यू सो मच माज फॉर द वंडरफुल इंफॉर्मेशन। मेरा ख्याल से देखने वालों के लिए एक बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन ये मौजूद रहेगी, और देखने वालों को बताते चलें कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल लग रही है और आप चाहते हैं कि हम आपके साथ आपके मजीद सवालों के जवाब दें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आगाह जरूर कीजिए, हमें जरूर बताइए कि आपको इसके बारे में क्या सवालात हैं। और अगर आप समझते हैं कि आपके बहुत सारे सवाल हैं जो कि आप डायरेक्ट मुआज से पूछना चाहेंगे, तो एज ए बैंकर तो आप हमें बताइए, हम इसके ऊपर एक लाइव सेशन भी तरतीब दे सकते हैं अगर आप लोग चाहेंगे तो। लेकिन कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप हमें बताइएगा। अब हम चलते हैं मुआज अगले टॉपिक की तरफ, क्योंकि माजरत के साथ मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन आप भी मुझे लगता है पीटीआई के थोड़े थोड़े यूथी हैं, और जो है आपसे हम इस बारे में बात करते हैं। सर, आपके लीडर इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने पिछले दिनों एचबीओ को इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के बारे में पहले एक बड़ी हाइप क्रिएट की गई, जनाब एब्सोल्युटली नॉट, और तमाम हमारे जो पीटीए वाले भाई जो थे वो डांस कर रहे थे कि एकदम से, मैंने भी उसकी तारीफ की, मैंने भी एक वीलॉग किया उस पर मैंने उनकी तारीफ की, क्योंकि वाकई में बयान अच्छा तगड़ा बयान था। ये और बात है कि ये उनके इख्तियार में है या नहीं है, ये एक अलहदा बहस है, इसके ऊपर हम अलहदा से बात कभी वो हो सकती है। लेकिन इसके बाद उनका जब इंटरव्यू मुकम्मल आया तो उसके अंदर एक तकरीबन 7 से 9 मिनट की गुफ्तगू है, जिसमें उनसे पूछा गया पाकिस्तान में जो रेप के वाकयात हैं उस पर उनके क्या ख्यालात हैं। इससे पहले भी वो बेसिकली कुछ ख्यालात का इजहार कर चुके थे खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि खवातीन को बुर्का करना चाहिए, सॉरी खवातीन को पर्दा करना चाहिए, बुर्का नहीं पर्दा करना चाहिए, और एंड ऑल दैट। तो इस दफा भी उन्होंने तकरीबन ऐसे ही लॉजिक दिया, और उन्होंने कहा कि मर्द कोई रोबोट थोड़ी है जो औरतों को देख के उन्हें कुछ होगा नहीं, वो जब देखेंगे तो उन्हें कुछ कुछ तो होगा ना। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं बतौर फॉलोअर ऑफ इमरान खान? एक आपका यानी क्या ख्याल है? अच्छा, मैं इसमें आपको बिल्कुल क्लियर बात करूंगा। देखिए, मैं जो बीइंग अगर इमरान खान साहब को अभी तक समझ सका हूं ना, तो आप क्योंकि बाहर भी रहते हैं, आप एक चीज को बिल्कुल फॉलो करेंगे मेरी बात को, कि बाहर के लोगों का एक नजरिया होता है, जिस तरह मैंने जो सुना है कि वो कहते हैं अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो दूसरा भी सच बोल रहा है, जबकि पाकिस्तान या एशियन कंट्रीज में ऐसा मैटर नहीं है। सेम लाइक इमरान खान साहब, क्योंकि सारी उम्र बाहर रहे हैं,
ठीक है, उनका एक नजरिया सा बन चुका हुआ है। वो कहते हैं कि यार अगर मैं कहूंगा ना कि हाँ, तो सारी दुनिया कह देगी हाँ, अगरचे ऐसा नहीं है, ठीक है। अपनी जवानी उन्होंने बिल्कुल एक मॉडर्नाइज जिंदगी में गुजारी। अब क्योंकि वो एक पिंकी पेरनी साहिबा के साथ अब एक बड़ी जिंदगी गुजार रहे हैं और अब वो बुढ़ापे की तरफ हैं, तो वो इस तरह की तुम बात कह पिंकी सकते पीरनी कह रहे हो, इसके ऊपर तुम्हारे पीटीआई वाले दोस्तों ने ना तुम्हें मार मार के ऐसी की तैसी कर देनी है तुम्हारी। नहीं, वो देखिए जो गलत बात है वो तो हमें माननी चाहिए ना। देखिए बिल्कुल बात ये है कि आप एकदम से या तो फिर आप इस्लामी शरीयत नाफिज करें ना, प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर शरीयत नाफिज कर दें, और आप कहेंगे जी ठीक है जी, अगर कोई बंदा पकड़ा जाएगा हम उसको इस्लामिक सजा देंगे, ठीक है। जैसे मेरा बहुत ज्यादा बाहर की ट्रैवलिंग नहीं है, लेकिन मैंने जितने इस्लामिक ममालिक फिरे हैं, यानी उसमें एक मलेशिया स्पेशली फिरा है, तो वहां पे भी आप देखें कि आपको अल्कोहल भी आम मिल रही है, वहां पे आपको नाइट क्लब्स भी आम मिल रहे हैं, वहां पे आपको मतलब अदर थिंग्स आम मिल रही हैं। लेकिन अगर जब कोई पकड़ा जाता है मुसलमान अल्कोहल पीते हुए, तो वहां पे कोड़े मारे जाते हैं आज भी, ठीक है, सजा दी जाती है प्रॉपरली। नहीं पकड़ेगा तो ठीक है, जो अगर पकड़ेगा तो जो कोड़े खा के आता है ना, वो पूरे मोहल्ले को बताता है कि भाई बड़ी दर्द होती है, ठीक है। तो वो मैं समझता हूँ कि 50 नहीं तो 10 बंदे तो फिर भी बात आ ही जाती हैं कि यार इस तरह के काम नहीं करें। तो अगर आप ये बात करें कि जी मर्द रिपोर्ट्स नहीं है और ऐसा नहीं है, तो फिर सबसे पहले तो आप मीडिया की तरफ आए। आपका मीडिया क्या दिखा रहा है? नंबर 2, आपका जो शरीयत बोर्ड है वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। आपका तीसरे नंबर पे जो है, आप फैसिलिटेशन क्यों नहीं दे रहे? एक तरफ आप कहते हैं कि हमें सेहत ऑन कर देनी है, हमें अपने नॉर्दर्न एरियाज को बड़ा प्रमोट करना है और ये वो, तो फिर दो मुतजाद पहलू कभी भी इकट्ठे नहीं चल सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तानियों का तो बुरा हाल हो जाना सेहत आम होगी तो। हाँ हाँ, एग्जैक्टली बात ये है कि देखिए उसमें हमें करना ये पड़ेगा कि हमें साइट्स क्रिएट कर देनी पड़ेंगी। जैसे अगर आप सवात वाली साइड या गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड चाह रहे हैं, तो वो एक टोटली वेब साइड ही आपको एलोकेट करनी पड़ेगी, जहां पे यानी मुस्लिम्स का ममनू कर दें या एक स्पेशल परमिशन बनाई जा सकती है। वो एक अलग है बात, टॉपिक से हम हट जाएंगे। लेकिन जहां तक यानी बात आप ये कह रहे हैं कि गैर मुस्लिमों के लिए जन्नत बना दें, यानी गैर मुल्कियों के लिए यूं कह लें जन्नत बना दें हैं, और बाकी पाकिस्तानियों को जहन्नुम में रहने दें। यार ये क्या बात हुई? नहीं देखिए, वो ये है कि बीइंग अ पाकिस्तानी अलाउ कर दें। जैसे वो पिछले 1 साल पहले अगर आपने बयान सुना हो, वो कराची में असेंबली में उसने एक बंदे ने बयान दिया, उसने कहा कि 1 साल में या तो फिर शराब आम कर देना, शराब की जो सेल परचेज है वो हर बंदे के लिए जायज कर दें। ये जो हिंदुओं का एक लीडर है, मुझे अब उसका नाम नहीं जेल में आ रहा, पीपल्स पार्टी का ही है, आजकल वो पीटीआई में बाय द वे, आजकल डॉक्टर रमेश कुमार साहब हैं, आजकल पीटीआई हाँ, एग्जैक्टली रमेश कुमार साहब ने वो बयान दिया था ना, उन्होंने कहा कि कराची की टोटल आबादी जितनी है, वो शराब से डेली 3 दफा नहा भी लेना तो भी इतनी शराब नहीं बिक सकती जितनी कि पिछले 1 साल में कराची में ये हिंदुओं के नाम पे बिक गई है। तो इस चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो एग्जैक्टली यही मैटर चल रहा है कि जब सब कुछ है तो आप ओपन कर देना, तो फिर ये बात। अच्छा, बाय द वे मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, एक पेज है आई थिंक क्रिश्चियंस ऑफ पाकिस्तान फेसबुक पे, उन्होंने बड़ी एक कैंपेन चलाई थी कि क्रिश्चियंस जो हैं उनमें से, यानी क्योंकि क्रिश्चियनिटी का एक तबका जो है वो शराब को हराम समझता है, ठीक है, यानी तमाम क्रिश्चियंस जो हैं वो शराब को हलाल नहीं समझते। क्रिश्चियनिटी का एक सिग्निफिकेंट तबका, मैं ये तो नहीं कहूंगा मेजर तबका, लेकिन सिग्निफिकेंट तबका शराब को हराम समझता है। तो उन्होंने बड़ी एक कैंपेन चलाई थी कि हमारे क्रिश्चियंस के नाम के ऊपर शराब के लाइसेंस देने को बैन कर दें। यही बात रमेश कुमार ने भी की थी। अब हम टॉपिक में वापस आते हैं। एक्चुअली खान साहब ने जो बात की है ना, देखो उसके अंदर एक चीज बड़ी गौरतलब है और वो देखने की जरूरत है कि पाकिस्तानी मर्द जो है ना, उनके मुताबिक वो बड़ा थोड़ा हुआ है, और वो औरत देखता है या उसको बस मौका चाहिए, चाहे उसको बच्चा नजर आ जाए, चाहे उसको छोटी बच्ची नजर आ जाए, he will just go and like unleash on it। तो उसका जो नुकसान देखो, इस बात का मैं ये कहूंगा कि ये बात सही नहीं है। मैं अभी आजकल एक वीडियो बड़ी आम हुई हुई है, मैं आपको जरा दिखाता हूं, उसके अंदर जरा उसको देखिए, फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर। ये आप देखें, ये एक लड़की जा रही है बेचारी, इसने बाकायदा पर्दा किया हुआ है। अब ये देखें, ये बेगैरत इंसान ये क्या करके गया है। अब ये इसने उसको रोकने की कोशिश किया, जो भी है। अभी आप देखिएगा, ये उस लड़की की, ये वो एक बेगैरत मर्द जरूर है जो गया है। अभी
ये 2 मर्द और आए हैं, ये इसकी हेल्प करेंगे, उसको उठा के देगा और उसको आगे लेकर जाएगा। कहने का मकसद, ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ पर्दे की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं पाकिस्तानी मर्द को भी थोड़ा सा डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी मर्द जो है वो ओवरऑल एक गैरतमंद मर्द है, जो मैं समझता हूँ। और वो चाहे औरत जिस मर्जी हाल में जा रही हो, जो मैंने ओवरऑल नोट किया है वो ये है कि पाकिस्तानी मर्द की इन जनरल ये कोशिश होती है कि वो औरत के सामने सर झुका के बात करे। मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूं, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अक्सर स्कूल्स के अंदर, बल्कि बाहर के स्कूल्स में भी होता है। बाय द वे, हम ये पाकिस्तान को वो एलियनेट कर देते हैं, बाहर के स्कूल्स में भी होता है कि वहां पे जो 2-4 डिशकरे बच्चे होते हैं ना, वो एक पप्पू बच्चे को बेचारे को हर वक्त हैरास करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसको बुलिंग बोलते हैं। उसको हाथ भी लगाएंगे, उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें भी करेंगे। अब क्या होता है कि वो जो पप्पू बच्चा होता है ना, हम उसको लौंडा और मुख्तलिफ किस्म के घटिया अलकाबात से नवाजना शुरू कर देते हैं। ये हमारे माशरे की बुराई जरूर है कि हम वो जो बेगैरत डशकरे हैं उनको कुछ कहने के बजाय हम उस मासूम बच्चे को, जो कि ऑलरेडी ज़हनी तौर पे पता नहीं किस टॉर्चर का शिकार है, या बच्ची है किस टॉर्चर का शिकार है, हम उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। ये चीज हमें जरूर खत्म करने की जरूरत है। जहां तक खान साहब ने कहा जी ठीक है ड्रामाज होने चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों ने उनका वो 7 मिनट का क्लिप नहीं सुना हुआ। ये बात बिल्कुल ठीक है, बाकायदा तौर के ऊपर इसकी कैंपेन्स होनी चाहिए, मीडिया कैंपेन्स चलानी चाहिए और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे काम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये देखो कि इवन के अगर हम अर्तुगरुल दिखाते हैं, टर्किश ड्रामे दिखाते हैं, तो टर्किश ड्रामे हमें क्या दिखा रहे हैं? वो भी तो रोमांस ही दिखा रहे हैं ना। ऐसे ही पाकिस्तानी मर्दों को अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो उनका ये ख्याल होता है कि यार मुझे यानी लड़कियों का ख्याल है कि हमें अर्तुगरुल मिल जाए और लड़कों का ख्याल है कि हमें हलीमा सुल्तान मिल जाए। तो वो इस पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं। हालांकि ओवरऑल इसका जो मकसद होना चाहिए इस पूरे मीडिया कैंपेन का कि औरत की इज्जत करें, औरत यानी हमें नस्ली तासुब से बाहर निकलना चाहिए। हमारे यहाँ आज भी काले को माजरत के साथ बंगाली बोलते हैं, ऐसे जो इसका रंग जरा सांवला होता है, हम आज भी उसको बंगाली बोलते हैं। हम आज भी उस नस्ली तासुब से निकले नहीं है, हम आज भी उसको बिहारी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नस्ली तासुब स्कूल के लेवल पे, इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे खत्म करने की जरूरत है, घरों के लेवल पे खत्म करने की जरूरत है, मीडिया पे ऐसी कैंपेन्स चलाने की जरूरत है। आपको याद होगा पहले इस तरह के ड्रामाज आते थे। एक ड्रामा था कल्लो के नाम से, पीटीवी का ड्रामा था जिसमें मारिया वास्ती थी। तो इट वाज अ वेरी गुड ड्रामा। अब हम आज इस तरह के ड्रामाज बनते ही नहीं है। आज अगर आप देखें तो आज हमारे मीडिया पे क्या चल रहा है? लव ट्रायंगल, लव स्क्वायर, लव पेंटागन और दैट्स इट। हम इसके अलावा इससे बाहर निकल नहीं रहे। तो उसके बाद ये बात ठीक है कि एक बंदा जो है उसको वो सारा दिन फ्रस्ट्रेशन का मारा हुआ, उसको कहीं कोई आउटलेट नहीं मिलता, लेकिन साथ में ये कहने के बजाय कि क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है इसलिए ऐसा हो रहा है, दिस इज नॉट द वे। असल चीज, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि मुल्क का सरबराह है, वो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको ये बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन तो इतने बड़े इतने बड़े फोरम पे बैठ के वो इस तरह की बात करे, सबसे उस फोरम का भी वैसे वो क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम हो सकता है। वो जो HBO है ना, उसका भी पोस्टमार्टम हो सकता है। उसका रीजन ये है कि उसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी है, लेकिन चले हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए उस पर नहीं जाते। ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये कि खान साहब को ये बात करते हुए सोचना चाहिए, अमली स्टेप्स लेने चाहिए इसके ऊपर। छोटे बच्चों का पर्दे से कोई ताल्लुक नहीं होता। और बाय द वे मैं एक छोटा सा आपको क्लिप और दिखाता हूं। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये इंडो पाक जो रीजन है उसका मसला है। ये इंडिया का एक क्लिप है और उसके बाद मैं आपको पाकिस्तान का एक क्लिप दिखाता हूँ। ये दोनों इकट्ठे दिखाता हूँ मैं आपको, जरा ये चेक कीजिए। बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है, बताओ। आजकल तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं। उनको पर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े ना बना के भेजे मार्केट के अंदर। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं
पहले नहीं होते थे। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों नहीं खाती? आदमी जोश में आके गलत काम कर जाता है। सिगरेट भी पी रही हैं, शराब भी पी रही हैं, देखो सरेआम पी रही हैं। इनके 5-5 6-6 फ्रेंड हैं। तो लड़कों का नशा करना गलत नहीं है, लड़कियों का नशा करना गलत है। अब देखिए, लड़का तो जाता है हर जगह, अकेला भी जाता है कहीं कमाने के लिए, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या विदेश। तो लड़कियां भी जा रही हैं आजकल। तो वही बात हुई, तभी तो ये सब हो रहा है। रात को 11 बजे 12 बजे रेप के केसेस दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। के साथ बताऊं, जब इस होलिये में आवाम बाहर फिरेगी तो रेप ही होंगे और क्या होगा। होलिये में, मेरे होलिये में क्या है? मेरे होलिये में क्या है? मैं कह रहा हूँ ना, जब इस होलिये में आएंगी, स्कर्ट पहनी होगी, टाइट्स पहनी होगी, स्कर्ट्स पहनी होंगी। मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। अगले के हालात खुद खराब करेंगे तो फिर मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। ड्रामों में क्या दिखाया जा रहा है? टीवी आपने ड्रामा कहा है कि बच्चियां ऐसे आएंगी। मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। मुझे बताएं, टीवी ड्रामों में क्या दिखा रहे हैं? अच्छा, ये क्लिप आपने हो सकता है पहले भी देखा हो, ठीक है, लेकिन आप भी अगर देखें तो मैंने पैरेलल इसलिए दिखाया है कि पाकिस्तानी माशरे में और इंडियन माशरे में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और इंडियन माशरे में अगर हम बात करें, वहां पे क्लब्स भी हैं, राइट? वहां पे आपको यू कैन लिव इन हैव अ लिव इन रिलेशनशिप एज वेल। जो खान साहब कहते नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता होगा, लेकिन इंडिया में ये प्रॉब्लम ज्यादा है, जबकि वहां पे ये चीजें मौजूद हैं। वहां पे लिव इन रिलेशनशिप भी अलाउड है, यानी वहां पे कोई इतना मसला नहीं है। वहां पे क्लब्स भी मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है। तो उसके बावजूद अगर ये हो रहा है, लेकिन ये मेंटेलिटी का मसला है और मेंटेलिटी को हल करना पड़ेगा यहाँ पे। एग्जैक्टली। अब जिल भाई, मैं बेसिकली क्या ये रहा था, थोड़ी सी मेरी एक लंबी बात है, ठीक है, यानी हम अगर इस टॉपिक को साथ लेके चलते हुए जो हमारा तीसरा टॉपिक है ना, अगर हम उसकी तरफ आते हैं तो मैं उसी पे चल रहा हूं, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिलीजियस फिगर्स की तरफ। बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली। देखिए, यहाँ से मैं थोड़ी सी अपनी बात करना चाहूंगा कि लाइक अभी हम यही बात कर रहे थे कि जो है इंडिया में भी ये सब कुछ अवेलेबल है, यानी हम हमसे काफी ज्यादा एडवांस है इंडिया भी, जिसे कह सकते हैं। बट प्रॉब्लम जो एक ही आ रही है ना, दोनों पाकिस्तान और इंडिया की अगर आप देखी जाए, तो मैं उसको एक डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ अगर हम बात करें ना, वो आती है कि थोड़ा सा अगर हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि मेरा अगर बच्चा है ना, या किसी भी एक जनरल, आपने देखा होगा कि जो क्रीम हो जाती है, जिसे कह सकते हैं, बहुत ज्यादा हमारी 95% आर प्लस के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो हमने रखी हुई है टिपिकल फील्ड्स किस्म की रखी हुई है, यानी डॉक्टर, इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियर और इस तरह की जो बड़ी बड़ी फील्ड हैं, हम उसमें चले जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो कोई, यानी ये 5000 बच्चा है अगर हमारी एक नस्ल का या एक शहर का, तो उसमें से यानी ये कोई 300-400 बच्चा होता है जो क्रीम होती है, वो तो निकल जाती है। उसके बाद जो 5000 में से यानी कुछ 4-4.5 बच्चा पीछे बचता है, उसमें से कोई 1000-2000 बच्चा वो होता है जो यानी डिफरेंट जॉब्स में चला जाता है, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई टेक्निकल एजुकेशन में, ठीक है। अब जो बेसिकली मेरा पॉइंट वो ये है कि इसमें से कोई 1000 या 500 जो आखिरी बच्चा बचता है, वो बच्चा है जो पढ़ने लिखने के काबिल नहीं है। वो चाहे हम मुस्लिम कैटेगरी में ले लें, चाहे हिंदू कैटेगरी में ले लें, चाहे क्रिश्चियनिटी की तरफ चले जाएं, इवन दैट, वो फिर कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है मदारिस में, ठीक है, बच्चा, ठीक है, और वो वहां पे पढ़ के जैसा तैसा करके वो पढ़ के बाहर निकलता है, ठीक है। और एक पीएचडी स्कॉलर भी वहां बैठा वो मस्जिद में उसी की बात सुन रहा है, एक डॉक्टर भी उसकी बात सुन रहा है। आपने देखा होगा कि मल्टीपल पॉइंट, जैसे अभी कोविड की वैक्सीनेशन आई है, ठीक है, डिफरेंट मौलवी हजरात ने इसके ऊपर अजीबो गरीब फतवे दे दिए हैं। किसी ने कहा कि जी इससे बच्चे पैदा नहीं होंगे, किसी ने कहा कि ये हराम है, इससे मौत हो जाएगी। इनमें से कोई एक भी डॉक्टर नहीं था, साइंटिस्ट नहीं था, कोई किसी ने पढ़ा ही नहीं था कि कोविड है क्या, इवन दैट, और कोविड की वैक्सीनेशन क्या है, लेकिन सबने अपने फतवे दे दिए, ठीक है। तो मसला ये कि उसकी आड़ में बहुत सारे लोग हैं जो रिलीजियसली हम फॉलो करते हैं। मतलब मेरे आपके जैसे 10% लोग होंगे जो मौलवी साहब से इख्तिलाफ कर सकते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर आप किसी भी फिरके की मस्जिद में चले जाएं, जुम्मे की जैसे आज नमाज थी, एक मौलवी साहब गलत बात कह रहे हैं, 1000 के मजमे में शायद 5 लोग या 50 लोग तो जरूर ऐसे होंगे जो दिल ही दिल में कह रहे होंगे कि यार ये मौलवी क्या बात कर रहा है, ये क्या गलत बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो 50 लोगों का 300 लोगों से ऐसों से डर है जो जिसको पता होता है कि यार ये तो मार देंगे यहाँ पे खड़े खड़े, ठीक है। मैं आपको पर्सनल वाकया सुनाता हूँ कि मतलब मेरे एरिया में एक मस्जिद है, मैं नाम नहीं लूंगा कि सोशल मीडिया पे बात फैल जाती है।
उसके मौलाना साहब इतनी की ज्यादा फिरका वारियत की बातें करते थे, इतनी ज्यादा फिरका वारियत की बातें करते थे कि मुझे वहां जाके मैं मेंटली स्ट्रेस शुरू हो गया। मैंने कहा यार मैं यहाँ पे अल्लाह ताला को याद करने आता हूँ या मैं आइदर एक फिरका वारियत सीखने के लिए आता हूँ। तो मतलब वो ये तबका ही, क्योंकि हमारा बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन हमारे यहाँ, जब तक एक डॉक्टर उठ के दीन को नहीं सीखेगा, या बीइंग समझ ले मैं एक बैंकर हूँ, मैं अगर इस्लामिक बैंकिंग या इस तरह की चीजें खुद से नहीं सीखूंगा तो मैं किसी को गाइड नहीं कर सकूंगा। लाइक मैंने अगर अभी रोशन डिजिटल अकाउंट की एक डिटेल बताई है तो डैट मीन्स कि मैंने उसको पढ़ा था, मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से हमें बेसिकली इस्लामिक स्कॉलर्स चाहिए जो पीएचडीज करें, जो डिफरेंट अलूम में सीखें और वो उसी हिसाब से मसाइल को हल करें। हाँ, प्रॉब्लम भी यहाँ पे ये आ रहा है कि जब हम इज्तिहाद की भी बात करते हैं, यानी किसी मसले पे आता है ऐसे जी चारों फिरके के मौलवियों ने एक ही इज्तिहाद कर लिया, बट द थिंग इज दैट क्या उस चारों मौलवियों में से कोई एक साइंटिस्ट था, एक स्कॉलर था, एक डॉक्टर था, जिस मेडिकल के मसले पे अगर कोई बात आ जाती है तो वहां पे भी चारों बैठते हैं, जिसकी जो समझ आती है वो उसको हल कर देते हैं, नहीं आता वो कहते हैं जिसको डिले कर दें। ठीक है, जब तक पढ़ा लिखा तबका हमारे यहाँ नहीं आएगा हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे मेन चीज, जो हम टॉपिक की तरफ अगर आए, ये वीडियोस जो मेन आ रही हैं, वो प्रॉब्लम ये है सर कि वो एक बड़ा पुराना लतीफा, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ पे सुनाने की कोशिश करूँ बिल्कुल कि बिल्कुल वो एक बच्चे को, यानी वो ट्यूशन पढ़ाती है ना, मौलवी साहब आते हैं घर में, तो वो बच्चा कंप्लेन करता है कि माँ को कि माँ ये मौलवी साहब ना मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब वो माँ होती है, वो थोड़ी सी जरा वो भी इस टाइप की होती है, बच्चे को तो नहीं पता था, वो मौलवी साहब को कहती है ना कि मौलवी साहब अगर आपको कोई दिल शिल है, कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं हाजिर हो जाती हूँ। तो वो मौलवी साहब आगे से कहते हैं कि नहीं बीबी गल है कि असि जितना पढ़े है ना उंज ही पढ़ाना है। ठीक है, तो बात ये कि वो एक नस्ल से नस्ल जो प्रॉब्लम चल रही है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें कल्चर बदलना पड़ेगा सर। जब तक बात वही है कि मौलवी हजरात जो हैं वो उनका बस खजूरें खा लें और खाने खा लें और बस देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं, हम अपने मौलवियों को बुरा भला जरूर कहते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ मौलवियों का नहीं है। ये प्रॉब्लम आप किसी भी रिलीजियस फिगर का देखें ना, मैंने रिलीजियस फिगर्स का लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल किया था। आप वेस्ट में जाएं तो जो इनके पुराने रेजिडेंशियल स्कूल थे या जिनको हम बोर्डिंग स्कूल्स कहते हैं, इनके अंदर बहुत सारे स्कैंडल्स आज के दौर में अब निकल रहे हैं कि ये किस तरह से बच्चों को अब्यूज करते थे, या ये रिलीजियस फिगर्स आज भी बच्चों को जहां जहां इनको मौका मिलता है वो कैसे अब्यूज करते हैं। उसका रीजन क्या होता है? देखो, आपके माशरे का सबसे ट्रस्ट वर्दी पर्सनैलिटी कौन होती है? सबसे ज्यादा जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो वो आपका रिलीजियस फिगर होता है, आपका उस्ताद होता है। कोई आपके मोहल्ले का बंदा आप पे इतना ट्रस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके मोहल्ले में एक मास्टर जी रहते हैं ना, या एक मौलवी साहब हैं, तो सारे उनको झुक के सलाम जरूर करते हैं, चाहे इज्जत करें ना करें, लेकिन ओवरऑल ही इज मोर ट्रस्टवर्दी पर्सन। यानी एक गुर्बत के पॉइंट ऑफ व्यू पे कह रहा हूं, शायद उनका उस तरह से वो मत करें कि बंदा थोड़ा गरीब है, लेकिन ओवरऑल उस बंदे की एक इज्जत, एक ट्रस्ट मौजूद होता है मोहल्ले में। अब क्योंकि उसके पास वो ट्रस्ट मौजूद होता है, इसलिए उसके पास ये मौका होता है कि वो जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे उसको स्पॉइल करे, उसको इस्तेमाल करे, क्योंकि वो अथॉरिटी में है। उसको कोई पूछने वाला, कोई उसके ऊपर बात करने वाला वहां पर मौजूद नहीं होता। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, अगर आप एक चीज और नोटिस करें तो आपका म्यूट है बाय द वे, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। अच्छा, तो दूसरा सिलसिला जनाब ये है कि आपके ये जो रिलीजियस फिगर्स होते हैं, इनके पास सारा दिन में करने को कुछ भी नहीं होता। फारिग दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप ये देखें कि वो मज़ाहिब, वो फिरके या वो मुमालिक जहां पे मौलवी जो है वो सारा दिन अपनी मजदूरी करता है, उसके बाद नमाज के टाइम पे जाता है, या कोई भी अजान देता है शख्स और उसके बाद नमाज पढ़ा दी जाती है, वहां पर आपको ये प्रॉब्लम्स कम नजर आएंगे, या उन मौलवियों में, उन स्कॉलर्स में आपको ये प्रॉब्लम कम नजर आएंगे। हमारे यहाँ एक मौलवी की क्या वो होती है, या किसी मौलवी से मुराद ये है, मौलवी मैं अगेन ये कह रहा हूँ, मौलवी नहीं है, कोई भी रिलीजियस फिगर, चाहे वो अभी आप देख लें वो पिछले दिनों यानी पाकिस्तान में तो निकल ही रहे हैं, पूरी दुनिया में इस तरह से होता है, चाहे वो पंडित है, मौलवी है, फादर है, जो मर्जी है, उसकी सुबह रूटीन ये होती है, वो उठेगा, इबादत करेगा, उसके बाद सो जाएगा, फिर सारा दिन इधर खड़ा होगा, उधर खड़ा होगा, कर आके दोपहर की इबादत कर ली तो कर ली, नहीं की तो
यानी उसके पास कोई काम नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होता है। इस वक्त करने की यह जरूरत है कि आम शख्स जो है वो उठे और वो मजहब, जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की, वो मजहब को सीखे। मौलवी की अजारादारी नहीं है मजहब। ये जो कहा जाता है ना, हम मौलवी हैं, हम बताएंगे मजहब क्या है, ये इन्होंने कारोबार बनाया है, ये उसकी अजारादारी नहीं है। और इस्लाम में और बाकी मजाहिब में ओवरऑल ये बहुत बड़ा फर्क है कि इस्लाम इनकरेज करता है आम इंसान को कि वो दीन का उतना ही बड़ा ठेकेदार है जितना कोई रिलीजियस फिगर है। इसीलिए इस्लाम आपको सवाल करने की इजाजत देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के दौर में सवाल करने को आप कह लें कि बुरा समझा जाता है या उसको उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल के दौर से। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और हमें देखने की जरूरत है, वो ये है कि ये सिर्फ मजहबी तबका नहीं है। कोई भी अथॉरिटेटिव शख्स जो है, आप दफातर में देख लें, कुछ ज्यादा अरसा पहले की बात नहीं है कि एक बैंक में ही बाय द वे एक स्कैंडल था कि बैंक मैनेजर जो है वो अपनी एक एम्प्लॉय को हैरेस कर रहा है। अब आपका वो, क्योंकि वो वीडियो वायरल होगी इसलिए लोगों को पता लग गया। मैंने भी पाकिस्तान में ऑफिस में काम किया हुआ है, आप भी वहां पे काम कर रहे हैं, और जो जो वहां पे काम करता है, जो जो शख्स अथॉरिटी में मौजूद है, वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को जरा सी सोनी बच्ची देखी नहीं और उसको स्पॉइल करने की पूरी कोशिश करता है। तो ये एक जहनियत का मसला जरूर है कि जब मेरे पास अथॉरिटी आ जाती है, और ये सिर्फ जिनसी तौर पे नहीं है, हर तौर के ऊपर, चाहे वो मर्द या औरत है, हम उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा ख्याल से एक जहन साजी की जरूरत है। और ये जो रिलीजियस फिगर्स का मामला बढ़ता जा रहा है, वो कहते हैं ना, खुद मियाँ दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत, वो वाला जो बात है ना, कि रिलीजियस, यही जो साहब मुफ्ती अजीज साहब थे एज एन एग्जाम्पल, ये पहले इन्होंने सभा कमर पे फतवा लगाया था कि उसने वो मस्जिद के अंदर वो डांस का वो किया है। उसके बाद जो हमारे जिस तरह से शिया भाई थे वो बातें कर रहे थे सुन्नियों के ऊपर, तो शिया मौलवी का निकल आया। तो ये जो रिलीजियस तबका है, इसको ये चीज सोचनी पड़ेगी, या हमारे आम लोगों को बल्कि ये चीज सोचनी पड़ेगी कि रिलीजियस तबके को एक लेवल तक तो ठीक है, उनकी रिसर्च ज्यादा होती है, आप उस तक तो रिस्पेक्ट करें, लेकिन आप उन पे 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी। तो योर 10 सेंट्स ऑन इट, या आप एंडिंग रिमार्क्स दीजिएगा, फिर हम प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। बिल्कुल दिल भाई, आपने तकरीबन सारी बातें अच्छी कर दी। वही पॉइंट है कि हमें जो है वो एक अंधी तकलीद वाला जो हिसाब है ना, वो चाहे हमारे एक पीर हो, मुर्शद हो, वो हमारे एक मौलवी हजरात हो, या इवन डैट के माशरे के जितने भी बाअसर अफराद हैं, हमें उनका असल चेहरा देखना जरूरी होता है। हमें चाहिए कि हम जो है अंधी तकलीफ मत करें, जो हमारे यहाँ एक कॉमन हो गई है, ठीक है, शायद जिसमें हम सारे ही शामिल होते हैं। बीइंग पॉलिटिकल पर्सन की बात करें तो हमें इमरान खान की हर बात ही अच्छी लगने लग जाती है, हमें नवाज शरीफ की हर बात ही अच्छी लगने लग जाती है। तो इस चीज से हमें बीइंग एजुकेटेड पर्सन हमें खुद भी निकलना होगा। सब कुछ गवर्नमेंट ने नहीं करना, सब कुछ मीडिया ने नहीं करना। सेल्फ एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ये सोचना समझना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, उसके नुकसानात क्या हैं। सबसे मेन चीज है ये बात। बेशक, एब्सोल्युटली, बहुत खूबसूरत बात की आपने, और इसी खूबसूरत बात के साथ मेरा ख्याल से कोई बात मजीद कहने की रह नहीं जाती। हम अपने देखने और सुनने वालों से इजाजत चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये पॉडकास्ट पसंद आ रही हैं, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, अपनी राय से हमें आगाह कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे प्रोग्राम में कोई सवाल रखना चाहते हैं, लाइव शामिल होना चाहते हैं, तो तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती हैं। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। मुझे और माज को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अतराफ के लोगों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।